जय हिंद साथियों। आज हम राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। कांग्रेस, तो कांग्रेस का मतलब ये वो कांग्रेस नहीं है जो देश को आज़ाद कराने के लिए काम कर रही थी। ये एक राजनीतिक पार्टी है जो देश में चुनाव लड़ती है। अब आप बोलोगे कि भाई दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए ए ओ ह्यूम ने क्या किया था 19वीं शताब्दी के लास्ट में जो है एक कांग्रेस पार्टी बनाया था, है ना। पहले भारतीय क्या करते थे, आंदोलन करते थे, है ना, और लड़ाई झगड़ा विवाद वगैरह करते रहते, हमें ये चाहिए, नाली चाहिए, सड़क चाहिए। अंग्रेजों ने क्या कहा, देखो भाई तुम ऐसे करोगे तो समझ नहीं आएगा, तुम अपने टीम बनाओ और तुमको जो भी चाहिए वो टीम के लीडर को हमारे पास भेजो, वो बताएगा हमें क्या चाहिए और उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए, हम वो आपको दे देंगे। और इस प्रकार से एक व्यक्ति ए ओ ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अंग्रेज ऑफिसर जो था, उसने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस कुछ बड़े नेताओं का समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश को आज़ाद कराना। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया 1947 में तो कांग्रेस समाप्त हो गया। लेकिन देश के कुछ बड़े नेताओं ने क्या किया, कांग्रेस समाप्त होने के बाद एक राजनीतिक पार्टी तैयार किया कि अब हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे। और उस कांग्रेस के जो नेता थे उनके द्वारा फिर क्या किया गया, एक राजनीतिक पार्टी बनाया गया और इस राजनीतिक पार्टी का नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको हम INC बोलते हैं। तो आजकल जो है हम थोड़ा गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, कांग्रेस बोल देते हैं, कांग्रेस नहीं बोलते, उसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस तो वो था जो देश के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो ग्रुप बनाए थे उसे कांग्रेस बोलते थे। ये जो कांग्रेस है वो राजनीतिक पार्टी है ना, जो चुनाव लड़ती है, और इसका नाम कांग्रेस नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार की जरूरत है। मेरे को लगता है कि हमारे बुक में जो कांग्रेस दिया है ये होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रणाली मतलब कांग्रेस किस प्रकार से काम करता है, चुनौतियां, उसके सामने क्या चुनौतियां आई, पुनर्स्थापना मतलब उसमें क्या उठा पटक हुए, ये सभी जो है आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। कहने का मतलब आज हम इस पूरे चैप्टर में कांग्रेस पार्टी का इतिहास समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और 1952 में देश का पहला आम चुनाव होता है। आम चुनाव किसे बोलते हैं, जिसमें सपोर्ट दे सकते हैं आम पब्लिक, जिसमें वोट डालती है, जैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1952 में, जिसको देश का पहला आम चुनाव बोलते हैं। और 1952 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 489 सीटों के लिए हुआ था, क्योंकि उस समय लोकसभा में 489 सीट थे। अभी कितने हैं, अभी हैं 545। 543 पूरे भारत से चुनाव जीत करके आते हैं और 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और इस प्रकार से हो जाते हैं 545। लेकिन 2019 में संविधान में संशोधन किया गया, अब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत नहीं कर सकता। तो पहले 45 थे, अब लोकसभा में कोई मनोनीत वाला नहीं रहेगा, सिर्फ वही आदमी रहेगा जो चुनाव जीत के आया है। तो लोकसभा में कितने लोग हो गए अभी, तो लोकसभा में अभी सीटों की संख्या हो गई है 543, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। पहले जनसंख्या कम थी तो नेता भी कम थे, है ना, 489 नेता थे पहले। अब देखिए 1952 में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ हमारे भारत में और 489 सीटों में कांग्रेस लाती है 364 सीट, मतलब लगभग 74-75, है ना, 74-75% सीट जो है पूरे भारत का किसको मिलता है, एक अकेले पार्टी कांग्रेस को मिलता है। अब कांग्रेस सरकार बनाएगी, अब कांग्रेस सरकार बनाएगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो सबसे बड़ा नेता हम सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ से चुनाव लड़े थे, याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़े थे। तो यूपी फूलपुर के सांसद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं।
5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, फिर कांग्रेस पार्टी बहुमत जबरदस्त वोटों के साथ जीतती है, फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, फिर से कांग्रेस पार्टी जबरदस्त वोटों के साथ जीतती है और 1962 में फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। अब देखिए, ये जो चीन था ये भी आज़ाद हो चुका था, है ना। हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद चीन भी आज़ाद हुआ। लेकिन भारत की तरह चीन जो है अपने पड़ोसियों का सहयोग और दूसरे के टांग अड़ाना, दूसरे के काम में, ऐसी सोच वाला नहीं था। चीन की शुरू से ही विस्तारवादी नीति रही है। विस्तारवादी नीति मतलब उसको भी जीत जाऊं, उसको भी जीत जाऊं, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। ऐसी करते करते चीन ने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन क्या करने लगा, हमारे अरुणाचल प्रदेश पर जो है नज़र रखने लगा कि ये भी मेरा हो जाए करके। और 1962 में चीन ने क्या किया, अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हमारा जो अरुणाचल प्रदेश था, जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, उस समय उसका कुछ और नाम था। उस समय उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहते थे। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो चाइना ने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर हमला कर दिया। 1962 की बात है। जीत तो नहीं पाया, है ना, उस जगह को जीत तो नहीं पाया वो, लेकिन काफ़ी नुकसान पहुंचाया था भारत को, ठीक है। और कहते हैं उसी समय से पंडित नेहरू जी का सेहत जो है थोड़ा बिगड़ गया, है ना, कि ये सब चिंता के कारण। और 2 साल के बाद क्या होता है, 1964 में, है ना, 27 मई 1964 को जब सुबह 6:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उठते हैं तो उसके कंधे में थोड़ा दर्द होता है ना। धीरे धीरे कंधे का दर्द बढ़ने लगता है, डॉक्टर बुलाया जाता है, वो पैरालाइज हो जाते हैं, फिर हार्ट अटैक से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस के जब बड़े नेताओं को इसकी जानकारी होती है तो कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को दबा देते हैं, क्योंकि भाई जब राष्ट्र अध्यक्ष, है ना, राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख, ऐसे हमारे भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री है। सारा पावर प्रधानमंत्री के पास होता है ना, उसके पास बस साइन करवाने के लिए जाते हैं। तो जब राष्ट्र अध्यक्ष की अगर डेथ हो गई तो देश में अराजकता फैल सकती है ना, देश में कोई अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती है। इस कारण कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या किया, इस बात को दबा दिया और क्या कहा, नेहरू जी का सेहत क्या है, थोड़ा सा खराब है और तब तक के लिए गुलजारी लाल नंदा जी हैं हमारे, वो प्रधानमंत्री रहेंगे और जब नेहरू जी ठीक हो जाएंगे तो फिर से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये अफवाह उड़ा करके, ये बातें करके क्या किया गया, गुप्त रखा गया नेहरू जी की मृत्यु को और गुलजारी लाल नंदा जी को क्या किया गया, अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा जी जब प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री है ना, कार्यवाहक कुछ समय के लिए, ज़्यादा 6 महीना। जब गुलजारी लाल नंदा जी क्या करते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लेते हैं, इसके बाद ये पब्लिश किया जाता है कि 27 मई को, है ना, सुबह लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में 27 मई 1966 को जो है 1964 को जो है जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई है और हमें अब अगला प्रधानमंत्री चुनना है ना। कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें जो है अगला प्रधानमंत्री चुनना है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी घटना थी। पूरे कांग्रेस अनाथ जैसा फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इनके बिना तो कांग्रेस पार्टी चल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो काफ़ी सीनियर थे, मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी देसाई ये सोच रहे थे कि अब तो सबसे सीनियर मैं हूँ, प्रधानमंत्री मेरे को ही बनना है, कांग्रेस पार्टी को मेरे को ही संभालना है। ये मोरारजी देसाई सोच रहे थे कि भाई सबसे सीनियर थे नेहरू जी, नेहरू जी के बगल में मैं ही बैठता था और मेरी है पूरी पार्टी जो है ना, मैं देश को संभालना है पूरा, ये सोच रहे थे। थोड़ा सीनियर टाइप से फीलिंग इसके अंदर आ गई थी। अब यहाँ पर देखो क्या है, कांग्रेस पार्टी ने, है ना, अगला प्रधानमंत्री देखो 64 में नेहरू जी की डेथ हुई है, अभी 5 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 67 में चुनाव होना है, 64, 65, 66 3 साल अभी बचा हुआ है और इस 3 साल के लिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये बहुत लोग सोच रहे थे मोरारजी देसाई बनेंगे, लेकिन अगला प्रधानमंत्री बनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, किसको, लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो देखो आपको कैसा लगेगा कि आपको जो है अवार्ड के लिए सामने बुलाया जाता है, आपको ये लग ही रहा है कि मैं ही अवार्ड प्राप्त करूंगा और फिर अचानक से किसी दूसरे का नाम आ जाता है, थोड़ा ठगा जैसा फील होता है। तो इस प्रकार मोरारजी देसाई को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की छवि काफ़ी अच्छी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। जब नेहरू जी
प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय ये रेल मंत्री हुआ करते थे और अपने घर में इन्होंने किसी को नहीं बताया था, अपनी माता जी को नहीं बताया था कि मैं रेल मंत्री हूँ। ये क्या बोलते थे, मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ, है ना, मैं एक रेलवे का कर्मचारी हूँ और टिकट विकट काटने का काम करता हूँ। ये अपने माता जी को इसलिए नहीं बताते थे कि कहीं उसमें घमंड ना आ जाए कि भाई। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी बिल्कुल दिखावे वाले व्यक्ति नहीं थे, तो गांधी जी की तरह उनके बताए रास्तों पर चलने वाले, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। ये बात कौन जानता था? पाकिस्तान भी जानता था। पाकिस्तान का अयूब खान जो वहाँ का राष्ट्रपति था वो भी ये जानता था कि भाई ये तो ठीक है, थोड़ा नरम स्वभाव के हैं ये व्यक्ति, और साथ में क्या हुआ, अभी चीन ने भी हमला किया है तो भारत काफ़ी नुकसान में चल रहा है। साथ में यहाँ का जो सबसे बड़ा नेता है नेहरू जी, उनकी भी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। मतलब अभी भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। ये सोच करके पाकिस्तान क्या करता है, 1965 में भारत में हमला कर देता है। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी क्या करते हैं, ये भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड कर देते हैं। ये भारतीय सेना को बोलते हैं कि तुमको जो चाहिए, तुमको जिसको मारना है, तुमको जितना गोला बारूद चाहिए सब दूंगा, तुमको जो करना है करो, किसी भी चीज़ का तुमसे कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा। बस एक ही काम दिया जा रहा है तुमको कि ये जो लोग अपनी औकात भूल गए हैं उनको उनकी औकात बताना है। और जब भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया गया तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, है ना, पाकिस्तान देखो क्या सोच रहा था कि 1947 में क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, सभी देशी रियासत भारत में शामिल हो गए, जम्मू कश्मीर भी भारत में शामिल हो गया, तो पाकिस्तान को ये लगता था कि जम्मू कश्मीर में तो ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, इसको पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन ये भारत में शामिल क्यों हो रहा है। ये सोच करके पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर पर हमला कर दिया, आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। आधा कश्मीर भारत में रह गया, आधा कश्मीर जम्मू कश्मीर में रह गया। तो जो भारत का कश्मीर है इसे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख बोलते हैं, और पाकिस्तान में जो कश्मीर है इसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ये बढ़िया मौका था, अयूब खान को लग रहा था कि भाई अभी मेरे को क्या करना चाहिए, भारत पर हमला कर देना चाहिए और बचा हुआ जो आधा कश्मीर है इस पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर अयूब खान जो है 1965 में भारत पे हमला कर देता है, आधे कश्मीर पर कब्जा करूंगा सोच के, लेकिन भारतीय सेना बहुत बहादुरी के साथ उसको न ही सिर्फ पीछे ही नहीं खदेड़ती है, बल्कि वो जो आधा आज़ाद कश्मीर जीती थी उसको भी कब्जे में ले लेती है, साथ में और आगे बढ़ जाती है, आधे पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेती है। पूरा लाहौर तक आधा पाकिस्तान जो है भारत के कब्जे में था उस समय। अयूब खान सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया, हाथ पांव जोड़ने लगा बहुत ज़्यादा भारत के सामने। भारत बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, भाई तू मेरा लड़का है, भाई पाकिस्तान भारत का बच्चा ही तो है ना, पाकिस्तान जो है भारत का ही बच्चा है, भारत बाप है, पाकिस्तान बेटा है। लाल बहादुर शास्त्री जी बोले नहीं यार, हर बार ऐसा नहीं चलेगा, है ना, तू मेरा बेटा है करके मैं तेरे छोड़ देता हूँ और हर बार तू गलती करता है, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान जब डर गया तो ये सोचा कि भाई पिताजी बात नहीं मान रहे हैं, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो चाचा जी के पास जाना चाहिए। चाचा जी मतलब पिताजी का उसका दोस्त, और पिताजी का दोस्त कौन है, भारत का दोस्त कौन है, यूएसएसआर, मतलब आज जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम यूएसएसआर था। दौड़ा भागा यूएसएसआर के पास गया, बोला अंकल गलती हो गया है ना, पापा मेरे को मार रहे हैं। यूएसएसआर बोला अरे यार, बच्चे जब कुछ गलत काम करते हैं वो गुनाह नहीं होता, गलतियाँ होती है और गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है ना, सज़ा तो गुनाह का मिलता है, तेरा लड़का है, तेरा बच्चा है, माफ़ कर दे। भारत बोलता है नहीं भाई, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, ये नहीं सुधरेगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यूएसएसआर बोलता है अरे छोड़ो यार, माफ़ कर दो, तुम्हारा ही लड़का है, पाकिस्तान को छोड़ दो। पाकिस्तान को बोलता है चल पापा का पैर छू ले, है ना, पाकिस्तान बोलता है नहीं जाऊँगा, मार देंगे मेरे को, मैं नहीं जाऊँगा। तो यूएसएसआर भारत को फिर बोलता है अरे यार माफ़ कर दे, भारत बोलता है मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। अब यूएसएसआर ये बोलता है देखिए, इंडो पाक वार है ना, 1965 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान वार हुआ था। अब ये वार को हमें समाप्त करना है तो बैठक करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान बोल रहा है मैं भारत नहीं जाऊंगा, डर लगता है, भारत बोलता है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मेरे शान के खिलाफ है। अब मैं तुम दोनों को अपने यहाँ नहीं बुला सकता क्योंकि अभी शीत युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध वाला बताया था ना चैप्टर 1-2 में, तो अभी शीत युद्ध चल रहा है,
और अगर मैं तुम दोनों को अपने यहाँ बुला लूंगा तो पूरी दुनिया को यही लगेगा कि मैं सब करा रहा हूँ, क्योंकि शीत युद्ध में दो ही महाशक्तियाँ हैं, एक यूएसएसआर और एक यूएसए, मतलब रूस और अमेरिका। और अगर तुम दोनों को मैं अपने पास बुला लूंगा पूरी दुनिया को यही लगेगी कि ये सारा जो खेल है ये मैं ही करा रहा हूँ, और अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम दोनों झगड़े में फंस जाएंगे और तुम दोनों का फिर नुकसान हो जाएगा। तो उससे अच्छा पाकिस्तान भारत नहीं जाना चाहता, भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मैं तुम दोनों को अपने पास नहीं बुला सकता बैठक के लिए। तो हम तीनों देशों के बीच में, रूस, पाकिस्तान और भारत के बीच में दो देश पड़ता है। एक देश है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो पूरा आतंकवादी वाला इलाका है, वहाँ पर जाएंगे तो फिर तो सिर तन से जुदा वाला नारा चलता है वहाँ पर। बगल में है हमारा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में बैठक करते हैं, ये डिसाइड किया गया। और 1966 में, है ना, 10 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत पाकिस्तान का बैठक हुआ। रात को 10 बजे तक बैठक चला। इसके बाद लगभग 12:30 बजे तक लाल बहादुर शास्त्री जी जाग रहे थे, है ना। पाकिस्तान के अयूब खान और भारत से लाल बहादुर शास्त्री जी गए हुए थे उज्बेकिस्तान के ताशकंद में बैठक के लिए। रात को 12:30 बजे तक लाल बहादुर शास्त्री जी जाग रहे थे। उसके बाद फिर वो अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अचानक 1:30 बजे ये न्यूज़ आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। देखिए, बहुत ही रहस्यमयी घटना है। दो लोगों की मृत्यु पर आज भी बहुत सवाल उठाया जाता है, पहला सुभाष चंद्र बोस और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 12:30 बजे तक बहुत तंदुरुस्त थे, काफ़ी स्वस्थ थे, और अचानक इस 1 घंटे में क्या हुआ कि ये न्यूज़ आता है कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, किसी की मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन दूसरा एक अजीब वाला बात ये हुआ कि कोई भी फालतू छाप आदमी का भी अगर डेथ होता है तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में इसकी मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, आनंद फानंद में जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो आखिर ये क्या छुपाना चाहते थे, है ना। आज भी ये विवाद का विषय बना हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का वास्तव में मृत्यु हुआ था कि हत्या हुआ था, ठीक है। तो ये बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस बात की जानकारी होती है कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, तो तुरंत ये भारत में ये ऐलान करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी गए हुए हैं ताशकंद, है ना, पाकिस्तान के जो अयूब खान है उसके साथ बैठक करने के लिए। तब तक के लिए भारत को कौन संभालेगा? गुलजारी लाल नंदा जी को बुलाया गया फिर से। अरे यार गुलजारी लाल नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी गए हैं उज्बेकिस्तान, कुछ दिन में आ जाएंगे, तब तक आप संभालो प्रधानमंत्री के पद को, चलो शपथ लो थोड़ा सा। और शपथ दिला दिया गया गुलजारी लाल नंदा जी को और कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिर से बना दिया गया। अचानक से ये नहीं बताया गया सबको कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई है। और जब गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए तब इस बात को पूरे भारत में पब्लिश किया गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। अब यहाँ पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री बैठक कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में रात को 10 बजे तक बैठक चला। जब रात को 12 बजा तो डेट बदल गया, 11 जनवरी हो गया। और रात को लगभग 1:30 बजे क्या हुआ? हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 में, है ना। 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होती है। अब चुनाव कब होगा? 67 में। चुनाव 67, तो 1 साल के लिए अब किसको बनाया जाए प्रधानमंत्री? तो यहाँ पर तो ये फिक्स हो गया कि अब मोरारजी देसाई ही बनेंगे। मोरारजी देसाई की भी इच्छा थी कि भाई मरने से पहले मैं एक बार भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। मोरारजी देसाई अब जान गए कि अब मेरे को ही बनना है प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा सीनियर मैं हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगला प्रधानमंत्री बना दिया किसको? इंदिरा गांधी जी को। एक मिनट, हाँ, तो अगला प्रधानमंत्री बना दिया किसको? इंदिरा गांधी जी को। अब आप ये सोचिए, एक परिवार है, उस परिवार का सबसे वरिष्ठ जो होता है वो पिताजी जो कमाता है, पूरा परिवार उसी के हिसाब से चलता है। पार्टी का सबसे वरिष्ठ है मोरारजी देसाई, पार्टी इसके हिसाब से चलना चाहिए ना। ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो बन जाए, लेकिन क्यों नहीं बना?
आप लोग को पता होगा 2014 में जब चुनाव हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी काफ़ी उचक रहे थे कि मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री, लेकिन पार्टी ने क्या किया, उसको नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी जी को बना दिया। तो पार्टी कोई एक व्यक्ति से नहीं चलता है, पार्टी कुछ बड़े नेताओं के एक समूह से चलता है। तो कांग्रेस पार्टी में भी कुछ बड़े नेताओं का समूह था जिसका उस पार्टी में काफ़ी दबदबा था, और उस बड़े नेताओं के समूह को कहा जाता था सिंडिकेट। तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है सवाल कि सिंडिकेट किसे कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के समूह को, जिसका कांग्रेस पार्टी में काफ़ी प्रभुत्व था, काफ़ी दबदबा था, उन बड़े नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहते हैं। कौन कौन नेता थे वो? तो वो नेता थे के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस के पाटिल, के एस नीलप्पा और अतुल्य घोष, है ना। यहाँ पर 5 नाम लिखे हुए हैं, यही बड़े नेताओं का समूह था और इन्हीं के हिसाब से कांग्रेस पार्टी चलती थी। के कामराज हेड थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। हर पार्टी का एक अध्यक्ष होता है, जैसे बीजेपी का अध्यक्ष है जयप्रकाश नड्डा, और अभी कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, है ना। पहले जो थे बीजेपी में वो अमित शाह थे, अभी जयप्रकाश नड्डा बन गए हैं, और पहले राहुल गांधी जी थे। तो सबने विरोध किया कि भाई कांग्रेस पार्टी तो परिवारवाद वाला हो गया है, तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो अभियान में भी निकले हैं, और कांग्रेस पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ठीक है। तो वैसे ही उस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1966 की, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज। के कामराज को किंग मेकर कहा जाता था, पता है। ये जिसके सिर पे हाथ रख देता था ना, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता था। के कामराज कौन है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय के कामराज मद्रास के मुख्यमंत्री थे, और के कामराज ने एक योजना लाया था, और वो योजना का नाम क्या है, मिड डे मील, मतलब मध्याह्न भोजन योजना। और ये मध्याह्न भोजन योजना पूरे भारत में बहुत फेमस हुआ, और फिर बाद में 1995 में ये पूरे भारत में इस योजना को लागू किया गया। सबसे पहले ये योजना किसने लाया था, के कामराज ने, है ना। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन का जो योजना है, मिड डे मील जो है, ये इसकी शुरुआत की थी के कामराज ने मद्रास से, ठीक है। अभी क्या है, ये पूरे भारत में, जैसे हमारे यहाँ के भूपेश बघेल जी हैं, ये पूरे भारत में फेमस हैं। किस लिए फेमस हैं, ये नरवा गरबा गुरबा बारी, है ना, पशुधन न्याय योजना जो है, गोधन न्याय योजना, इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चर्चे में है। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी माननीय, है ना। तो उस समय के कामराज पूरे भारत में फेमस हो गए थे। नेक्स्ट टाइम फिर के कामराज चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का अपना, ये सीधा क्या आ गया, कांग्रेस पार्टी में आ गया, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में अभी इनकी गिनती होने लगी। और धीरे धीरे नेहरू जी के जाने के बाद अभी फिर किंग मेकर बन गए। किंग मेकर मतलब कि जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। और 2 बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन इनके कारण जो है ये नहीं बन पाए। पहले बार लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया, और दूसरे बार इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। लेकिन ऐसा काम नहीं हो सकता एकदम स्वेच्छाचारी, मैं जो बोल दिया वही होगा, ऐसे तो पार्टी टूट जाएगी ना। तो के कामराज ऐसे नहीं थे, है ना, बड़ा दिमाग से काम करते थे। के कामराज ने कहा मोरारजी देसाई को, देखिए मोरारजी देसाई, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ लोग चाहते हैं इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम एक काम करते हैं, पार्टी के अंदर एक छोटा सा वोटिंग करा देते हैं, है ना। पार्टी के अंदर एक छोटा सा वोटिंग करा देते हैं। आ जाओ, एक तरफ के कामराज खड़े, एक तरफ के कामराज जी बीच में थे, उन्होंने कहा एक तरफ इंदिरा गांधी खड़े हो जाएं और एक तरफ मोरारजी देसाई खड़े हो जाएं। अब कितने लोग इंदिरा गांधी जी के साथ हैं, एक चिट्ठी में अपना नाम लिख करके, है ना, इसको वोट दे करके एक डब्बे में चुपचाप जाके डाल दो। और कितने लोग मोरारजी देसाई जी के साथ में हैं, वो मोरारजी देसाई का जो है नाम लिख करके अपना वोट उसको डाल दो, ठीक है। और जितने भी ये बड़े नेता थे ये इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे। और फाइनली जब कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ, आपस में देखा गया, है ना, चुनाव हुआ, तो ज़्यादातर कांग्रेस के जो नेता थे वो इंदिरा गांधी जी के साथ थे। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के फेवर में सभी कांग्रेस पार्टी के अधिकतर बड़े नेता आ जाते हैं, और इंदिरा गांधी वहाँ पर कांग्रेस की एक बड़ी लीडर बन जाती है। अब इंदिरा गांधी जी को क्या करना है भाई, प्रधानमंत्री बनाना है। इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन कैसे बनाए, इंदिरा गांधी जी तो कुछ नहीं है। मैं मान लो जाए मेरे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनना है, मैं बन सकता हूँ क्या, नहीं बन सकता भाई।
पहले मेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा ना, कहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, विधानसभा का चुनाव जीतूंगा तब मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। इंदिरा गांधी जी तो कोई चुनाव नहीं लड़ी है। तो के कामराज ने कहा, ये है ना, इन बड़े नेताओं का जो समूह है, सिंडिकेट जो ग्रुप है, सिंडिकेट ग्रुप ने कहा कि देखिए लोकसभा में जाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है, राज्यसभा में तो चुनाव लड़ना नहीं पड़ता ना। राज्यसभा में भी हमारे राज्यसभा भी है ना जी, संसद 2 सदनों से बनता है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में जाने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत होती है, राज्यसभा में चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो इंदिरा गांधी जी को राज्यसभा का सांसद बना देते हैं हम। क्या किया कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी को राज्यसभा सांसद बना दिया। अब राज्यसभा का सदस्य बना दिया मतलब ये संसद का सदस्य हो गई, और इसको जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। भारत के ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो लोकसभा से हुए हैं। कुछ ही प्रधानमंत्री हैं जैसे एच.डी. देवेगौड़ा है ना, और इंदिरा गांधी जी हैं, ये कुछ ही लोग हैं जो राज्यसभा में सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने हैं। तो राज्यसभा का सदस्य बनाकर इंदिरा गांधी जी को 1966 में प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब सवाल ये आता है कि ये जो सिंडिकेट ग्रुप है ना, जो किंग मेकर बड़े बड़े लोगों का जो ग्रुप है, ये मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहते थे, इंदिरा गांधी को क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे? क्योंकि ये सिंडिकेट को ये लगता था ये क्या है, सीनियर व्यक्ति है, अगर ये आ जाएगा तो ये अपना ही चलाएगा, है ना, कि मैं सबसे सीनियर मैं हूँ, मैं तुमसे थोड़ी पूछ के काम करूंगा, ये अपने ही चलाएगा। ये नहीं है, बिल्कुल न्यू है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। क्या बिल्कुल इसको कुछ नहीं आता है, हम जैसे बोलेंगे वैसे ही करेगी, कठपुतली जैसे बना कर रखेंगे, बोलने के लिए प्रधानमंत्री रहेगी लेकिन पावर अपने पास रहेगा। ये सोच करके सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 1 साल तक वैसे ही चला, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सिंडिकेट के प्रभाव में रह करके काम करने लगी। फिर 1 साल के बाद चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी जी को यूपी के रायबरेली, है ना, यूपी में रायबरेली है, वहाँ से अभी सोनिया गांधी जी सांसद हैं यूपी के रायबरेली से। तो पहले उनकी सास है ना इंदिरा गांधी जी वहाँ की सांसद के लिए चुनाव लड़ती है यूपी के रायबरेली में और वहाँ से जीतती है। और पूरे भारत से जो है कांग्रेस की पार्टियाँ कांग्रेस के जो लोग हैं वो जीतते हैं। लेकिन जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जबरदस्त वोटों से जीतते थे, है ना, 75% 74% सीटें आती थी, अब वो बात नहीं रही, है ना, 53% 54% सीट आने लगा। ये तमिलनाडु वाला हमारा इलाका है, वहाँ तो वो AIDM के जो एक क्षेत्रीय पार्टी है ना, अन्नामुनेत्र कड़कम, जयललिता की जो पार्टी है, उसका काफ़ी प्रभुत्व था, है ना। साउथ इंडिया में कांग्रेस का कोई रोल नहीं चल रहा था तमिलनाडु वाले इलाके में। वहाँ पर AIDM के जो पार्टी है हमारी वो काफ़ी प्रभाव में थी। केरल वाले एरिया में जाओगे और कुछ कुछ इलाके में जो है समाजवादी पार्टी का काफ़ी प्रभुत्व था, ठीक है। मतलब कांग्रेस की छवि अब जो है धीरे धीरे धूमिल हो गई थी। नेहरू जी के समय में जो दबदबा था पूरे भारत में कांग्रेस का, वो अब वैसा वाला बात नहीं रह गया था, है ना, कांग्रेस में। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों से ज़्यादा जो है सीट प्राप्त करती है और कांग्रेस पार्टी लगभग वही 54% सीट प्राप्त करती है। जीतने के लिए कितना चाहिए, आधा से एक ज़्यादा। जैसे 100 सीट है तो 51 चाहिए, और अगर 200 सीट है तो आधा 100, और कम से कम एक और ज़्यादा 101 सीट चाहिए जीतने के लिए। आधी सीट का एक ज़्यादा, है ना, जीतने के लिए हमें चाहिए। 54% है, ठीक है, काफ़ी है, सरकार बना सकते हैं, बना ली है सरकार। लेकिन थोड़ा सा ये है कि पहले जैसी बात नहीं है कांग्रेस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती क्या थी इंदिरा गांधी के सामने, अभी तक सिंडिकेट के दबाव में काम कर रही थी, अब ये सिंडिकेट के दबाव में काम नहीं करना चाहती, अब ये स्वतंत्र काम करना चाहती है। तो पहली चुनौती थी कि हम सिंडिकेट को कैसे साइड करें, और दूसरी चुनौती थी जो पूरे भारत में कांग्रेस की छवि जो सुधर गई है। इनके पिताजी के समय में जो 74-75% सीट आता था वो लगभग 54% सीट तक ही सिमट गए। तो जनता के बीच में हमारी जो छवि जो खराब हुई है हम उसको कैसे सुधारें। तो पहला काम था सिंडिकेट को साइड करना। तो इंदिरा गांधी जी जब सिंडिकेट कोई भी भाषण देता था, है ना, अरे इंदिरा तुम ऐसे काम करना चाहिए, तो ये क्या है, बस उसकी बात को प्रेम से ध्यान से, मेरे से बड़े हैं ऐसा करके ध्यान से सुनती थी, लेकिन अमल में नहीं लाती थी, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेती थी, ठीक है। इस प्रकार से सिंडिकेट को क्या लिया इंदिरा गांधी जी ने, हाशिए पर लिया। हाशिए पर, हाशिए पर लेना किसे कहते हैं, जब हम किसी को वैल्यू नहीं देते हैं तब उसको कहा जाता है हाशिए पर लेना। तो इंदिरा गांधी जी ने सिंडिकेट को हाशिए पर लिया।
मतलब उनकी बात सुनती थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेती थी, ठीक है। और इस प्रकार से ये सिंडिकेट वाला मामला जो है खत्म हो गया। सिंडिकेट को भी खराब लगा, लेकिन मीडिया के सामने में ये उसको उजागर नहीं करते थे। अगर मीडिया के सामने बोल देंगे मेरा बात नहीं मान रही है, सबको पता चल जाएगा ना कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गया है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो ये अपने नुकसान कैसे करेंगे, इस कारण ये चुप रहे। लेकिन ये अंदर ही अंदर काफी जो है दबा हुआ महसूस कर रहे थे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये अंदर ही अंदर जो है थोड़ा सा दबा महसूस कर रहे थे, है ना। ये मोबाइल से जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कई बार जो है ऑफ हो जाता है कैमरा, है ना, तो इस कारण थोड़ा जा करके देखना पड़ता है कि भाई कैमरा ऑन है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, चल रहा है अभी रिकॉर्डिंग, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा सिंडिकेट ये अंदर ही अंदर जो है दबा हुआ महसूस जो है कर रहा था। अब इंदिरा गांधी जी का दूसरा काम था, और दूसरा काम क्या था, जो जनता के बीच में हमारी जो छवि बिगड़ी हुई है हम उसे कैसे सुधारें। तो जनता के बीच में बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग मतलब वामपंथी विचारधारा को अपनाया। अब ये वामपंथी विचारधारा क्या है, तो अभी तक जो हमारा कांग्रेस था वो क्या कर रहा था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। अब इन्होंने क्या कहा कि अब हम जनता के लिए काम करेंगे, हम हर वो काम करेंगे जिससे क्या हो, जनता का फायदा हो। तो कौन कौन सा काम किया भाई, पहला काम खाद्यान्न योजना। आप सभी देख रहे हो बीपीएल कार्ड वगैरह से चावल मिलता है ना, चावल वाले बाबा के नाम से हम जो है जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रमन सिंह जी को। लेकिन ये स्कीम अभी नहीं आया है, ये काफ़ी पुराना स्कीम था, है ना। इंदिरा गांधी जी के समय में ये छोटे पैमाने पर, अभी तो क्या है बड़े पैमाने पर ये चालू हुआ है, लेकिन उस समय से ये चालू हो चुका है ना। जमीनें दी गई, है ना। आजकल हम बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था, IAY, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। तो जमीनें दी गई और खाद्यान्न योजना, है ना, मतलब राशन बांटे गए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह सबसे बड़ी घटना थी। 14 बड़े बैंकों का, 14 वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए पहले के लोग क्या थे, वो सरकारी काम नहीं करना चाहते थे, है ना, तो ये प्राइवेट बैंक थे। इंदिरा गांधी जी ने देखा पूरे भारत का पैसा किसके पास है, इन बैंकों के पास है। कल के लिए बोल देंगे नीरव मोदी ये है, ये सब भगोड़े लोग हैं, विजय माल्या लोग पैसा लेके भाग गए, हाथ खड़ा कर देंगे, हम तो देखते रह जाएंगे। तो भारत का पैसा ऐसे किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहकर इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो भारत के जो बड़े 14 बैंक थे उनको सरकारी कर दिया। उन्होंने उसका विरोध किया, है ना। भाई मान लो जाइए मेरा कोचिंग है, सरकार बोलेगी कि भाई सिन्हा सर अब जो है ये कोचिंग हमको दे दो और हम आपको सरकारी नौकरी देते हैं, आप हमारे तरफ से इस कोचिंग में पढ़ाओ, हम आपको तनख्वाह देंगे। तो मैं अच्छा है क्या, ये नहीं है भाई, ये पूरी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, जो भी इनकम होता है ये इस मेरा होता है। अब मैं ये सरकार को दे दूँगा और सरकार मेरे को तनख्वाह देगी और मैं नौकर के रूप में यहाँ पर काम करूँगी, अच्छी बात नहीं है। तो इन बैंकों ने उसका विरोध किया। आज के समय में तो उल्टा है, भिलाई स्टील प्लांट में सरकार बोल रही है कि हम भिलाई स्टील प्लांट का क्या करेंगे, हम इसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे। भिलाई स्टील प्लांट को हम क्या करेंगे, प्राइवेट संस्था को हम देंगे, क्योंकि सरकारी आदमी काम नहीं करता है, कोढ़िया हो जाता है सरकारी आदमी पूरा, है ना। जब ये प्राइवेट संस्था को देंगे तब ये सही से काम करेंगे। तो भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी जो है वो विरोध कर रहे हैं, हम सरकारी आदमी, हम प्राइवेट आदमी के हाथ में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। तो उस समय स्थिति क्या थी, थोड़ी सी अलग थी। उस समय लोग सरकारी में जाना नहीं चाहते थे, आज लोग प्राइवेट में जाना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये सभी स्थितियों को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, 14 जो देश के बड़े बैंक थे, प्राइवेट बैंक, उनको सरकारी घोषित कर दिया। अब इनका रख रखाव पूरा सरकार करेगी, कल के समय में ऐसा ना हो पैसा लेके कोई गायब हो गया, ठीक है। तो ये 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बहुत बड़ी घटना थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इंदिरा गांधी जी ने किया। तो पहला क्या किया था, खाद्यान्न योजना लाया इंदिरा गांधी जी ने, है ना, अपनी छवि को सुधारने के लिए सभी को राशन बांटा। दूसरा क्या है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। ये जो बैंक पहले प्राइवेट थे, है ना, अपने लाभ के लिए काम कर रहे थे, ये बैंकों का काम क्या था, लाभ प्राप्त करना। अब ये बैंक सरकारी हो गए हैं, अब ये जनहित के लिए काम करेंगे,
अब तीसरा क्या है, प्रीवी पर्स को समाप्त करना। तो देखिए पेपर में आपका पूछ सकता है प्रीवी पर्स क्या है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है प्रीवी पर्स, है ना। तो प्रीवी पर्स क्या है, पहले क्या थे, हमारे देश में राजा महाराजा थे, फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने सहायक संधि लाई, मैं इतिहास में बताया था सहायक संधि बहुत अच्छे से। अंग्रेजों ने सहायक संधि लाई। सहायक संधि में एक बात ये कहा गया था कि जब किसी राजा का कोई संतान नहीं होगा, है ना, कोई राज्य क्या है, राज्य के किसी राजा का जब कोई संतान नहीं होगा तो राजा के मरने के बाद क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर मैं राजा बनूंगा करके, या कोई दूसरा हड़प लेगा। तो जब किसी राजा का कोई संतान नहीं होगा तो उस राजा का जो राज्य है वो ब्रिटिश शासन में आ जाएगा, ब्रिटिश राज्य में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो जो राजा है और उस राजा का जो फैमिली है, उस पूरा जो राज परिवार है, उसको ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल भिखारी जैसे गरीब जैसे रहेंगे, जैसे पहले रहते थे शान शौकत से वैसे ही रहेंगे। बस राजा नहीं रहेंगे, राज जो है हम लोग करेंगे, लेकिन हम राजा के परिवार को पेंशन देंगे, है ना। जितना शान शौकत से रहते थे, जितना खर्च करते थे वो वैसे ही करेंगे, हम उनको पेंशन देंगे, बस वो राजा नहीं रहेंगे, राज हम लोग करेंगे। जब कोई राजा का संतान नहीं है तो ऐसे अनाथ राज्य को जो है ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया जाएगा और राज परिवार को पेंशन दिया जाएगा। ये एक बात कही गई थी किसमें, सहायक संधि में, ठीक है। यही जो पेंशन है इसको कहा जाता था प्रीवी पर्स। 1947 में देश आज़ाद हो गया। ये देसी रियासत पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के अंडर में थे। अब अंग्रेज चले गए, भारत सरकार आ गया, अब ये देसी रियासत किसके अंडर में आ गए, भारत सरकार के अंडर में आ गए। तो भारत सरकार ने कहा कि जैसे अंग्रेज आपको, है ना, जैसे ब्रिटिश शासन था यहाँ पर और ब्रिटिश शासन में आपको पेंशन मिलता था, वैसे ही हम लोग भी आपको पेंशन देंगे। मतलब प्रीवी पर्स अभी भी जारी रहा। बाद में फिर जब इंदिरा गांधी जी क्या होती है, रायबरेली से चुनाव जीतती है और अपने दम पर प्रधानमंत्री बनती है, किसी के अंडर में रहकर ये प्रधानमंत्री नहीं बनी है सिंडिकेट वगैरह के अंडर में। तो ये क्या करती है, यह लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, और जब भारत में राजतंत्र नहीं है तो ये कहाँ के राजा हुए, हम इसको फोकट का क्यों पाल रहे हैं, कोई पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं इसको। ये बोल करके ये जो देसी रियासत थे उनको जो पैसा जाता था भारत के खजाने से उसको समाप्त कर दिया गया। बहुत मोटी रकम जाती थी उन लोग को, है ना, ये समाप्त कर दिया गया। और जो इंदिरा गांधी जी है ना, देसी रियासतों को जो पैसा भेजा जाता था भारत सरकार के द्वारा, ये समाप्त कर दिया गया और इसी को कहा गया प्रीवी पर्स का समाप्त होना। क्लियर है, प्रीवी पर्स का समाप्त होना। तो ये सारा काम अपने मन से कर रही थी, सिंडिकेट के मन से तो नहीं कर रही थी। सिंडिकेट अंदर ही अंदर बहुत दबा हुआ महसूस कर रहे थे। 5 साल के बाद फिर से चुनाव हुआ, 1967 के 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा 1972 में, और यहाँ पर हमें कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त फूट हमको देखने को मिलता है। कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट थे, जो मोरारजी देसाई का विरोध कर रहे थे, आज वही मोरारजी देसाई का साथ दे रहे हैं और वो इंदिरा गांधी को अकेला छोड़ दिए हैं। इंदिरा गांधी भी क्या करती है, अपने कुछ नेताओं का सपोर्ट लेकर के कांग्रेस से अलग हो जाती है और कांग्रेस यहाँ पर 1972 में 2 भागों में टूट जाता है। पहला जो नेताओं का ग्रुप था वो कहलाया सिंडिकेट और दूसरा इंदिरा गांधी का जो नेताओं का ग्रुप था वो कहलाया इंडिकेट। और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता 2 भागों में बढ़ जाते हैं, सिंडिकेट और इंडिकेट। सिंडिकेट का जो पार्टी था उसको कहा गया कांग्रेस ओ, और इंदिरा गांधी जी का जो पार्टी था इसे कहा गया कांग्रेस आर। और 1972 में चुनाव होता है और 1972 में इसके आगे फिर क्या होता है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।